नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। देश दुनिया की खबरों का अपडेट होगा और खेल जगत की होंगी सुर्खियां और राज्यों की हलचल का भी होगा अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर सख्त केंद्र सरकार। सूचना मंत्रालय ने मीडिया के लिए जारी की एडवाइजरी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की नसीहत। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी ने की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच। देश भर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने से जुड़ा विधेयक पारित। 294 सदस्यीय सदन में 40 के मुकाबले 182 सदस्यों का मिला समर्थन। बीजेपी विधायकों ने किया भारी विरोध। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 1457 अंक टूटा सेंसेक्स। निफ्टी भी नुकसान के साथ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे कमजोर। ईपीएल को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग बनी आईपीएल। इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स को लेकर ऑक्शन जारी। 44,000 करोड़ में बिके टीवी डिजिटल राइट्स। और हेडलाइंस के बाद वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश की सफल लोकतांत्रिक यात्रा और इसके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक व्यापक अनुभव देता है और देश के लिए प्रत्येक नागरिक में गर्व पैदा करता है। उन्होंने भारत की वर्तमान यात्रा पर ऑडियो वीडियो प्रस्तुतियों को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों से इसका हिस्सा बनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि योग ने विश्व स्तर पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि नेताओं, खिलाड़ियों, उद्यमियों और अभिनेताओं समेत विभिन्न क्षेत्रों के लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं और इस बारे में अपने विचार साझा करते हैं कि उन्हें इससे कैसे मदद मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने राज्यों से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कवरेज बढ़ाने, बुजुर्गों के लिए एहतियाती खुराक और वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है। भारतीय रेलवे ने स्टार्टअप इंडिया के तहत एक नवाचार कार्यक्रम शुरू किया है। रेल मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप रेलवे के साथ सहयोग करते हैं तो कई तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। स्टार्टअप्स को डिप्लॉयमेंट और आइडिया सपोर्ट के साथ 25% कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए अधिकृत किया है। दोनों वरिष्ठ नेता एनडीए, यूपीए और दूसरे राजनीतिक दलों और निर्दलीयों से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे। बीजेपी ने असम में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त शासी परिषद की सभी 26 सीटें जीत ली हैं। पार्टी ने परिषद में अपनी सत्ता बनाए रखी है। 2017 में उसने पिछला चुनाव भी जीता था। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त शासी परिषद के चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कश्मीर में इस साल की शुरुआत से अभी तक आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने 100 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से सबसे अधिक 63 आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से नाता रखते थे। इस साल की शुरुआत से अभी तक 29 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एनसीएलएटी ने अमेज़न को 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है और सीसीआई के आदेश के खिलाफ ई कॉमर्स कंपनियों की याचिका को भी खारिज कर दिया है। एनसीएलएटी ने फ्यूचर कंपनी के साथ अमेज़न के सौदे की मंजूरी को निलंबित करने के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश को बरकरार रखा है। गुरुनाइडू सेनापति मेक्सिको के लियोन में चल रही
IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। 16 वर्षीय भारोत्तोलक ने रविवार देर रात 55 किलोग्राम भार वर्ग में 230 किलोग्राम के कुल प्रयास के साथ सोने का तमगा जीता। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाए जाने से संबंधित आज विधेयक पारित कर दिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 को सदन में पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं बीजेपी विधायकों ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कुलाधिपति नियुक्त किए जाने से राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है। विधानसभा विधेयक को बीजेपी विधायकों के भारी विरोध के बीच पारित किया गया। इस विधेयक को 294 सदस्यीय सदन में 40 मतों के मुकाबले 182 सदस्यों के समर्थन से पारित किया गया। बिल के कानून बनने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य की ओर से संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का प्रावधान किया गया है। गवर्नर का पास जाएगा। गवर्नर साहब का पास 3 ऑप्शन है। एक तो साइन कर देगा, दूसरा वापस फिर एक बार भेज देना, और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट में है दिल्ली भेजना। हम लोग भाजपा एमएलए मंडे गवर्नर साहब का टाइम लेकर हम लोग जाएगा गवर्नर साहब का पास। उस दिन पश्चिम बंगाल डे है, जाऊंगा और गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, कॉन्करेंट लिस्ट में है, सिग्नेचर मत कीजिए। Bill to change our honorable governor from the post of the chancellor only, and we created and we offered in the bill and we suggested in the bill that honorable CM will be the chancellor, and the whole house has been accepted it, and now we are sending to governor and now he will decide. अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, पश्चिम बंगाल में इस विधेयक के पारित होने को लेकर सरगर्मियां किस तरह की रही, और तमाम जो पार्टियां हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, फिलहाल इसे लेकर क्या रहे, क्या पक्ष में और क्या विरोध में, किस तरह के विचार सामने आ रहे हैं? देखिए, जब 24 मई को वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि वे पश्चिम बंगाल के सारे जो स्टेट जो यूनिवर्सिटी हैं, 30 यूनिवर्सिटी हैं स्टेट के, उन सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री को चांसलर बनाएंगे, तो उसी समय से इस पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। और यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने भी कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी है उनकी एक ऑटोनॉमी होती है, उनकी अपनी एक स्वायत्तता होती है, और उनके अंदर एक कल्चर होता है जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के तहत देने से वो कल्चर, वो जो एक लोकतांत्रिक परंपरा है यूनिवर्सिटी की, वह ख़त्म हो जाएगी। उधर जो सीपीएम जो लंबे समय में पश्चिम बंगाल में शासन में रही है, सीपीएम ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि सीपीएम ने कहा था कि अगर चांसलर की जगह किसी को नियुक्त करना है तो उसे मुख्यमंत्री को नहीं, बल्कि कोई एमिनेंट जो पर्सनालिटी है स्टेट के शिक्षाविद हैं, उनको ये मौका दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से विभाजित थी पश्चिम बंगाल की। लेकिन इसकी सरगर्मियाँ पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर तमिलनाडु में भी पहुँची थी, केरल में भी पहुँची थी, महाराष्ट्र में भी पहुँची थी, और वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था कि वे एक ऐसा कानून लाने की सोच सकते हैं जिसमें कि गवर्नर को चांसलर के पद से हटाए। हालांकि इन तीनों राज्यों ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो बहुत सारे शिक्षाविद हैं या बहुत कानून के जो जानकार हैं, वे सारे ये कह रहे हैं कि एक व्यापक सवाल है जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच के संबंधों के बारे में है। और शिक्षा चूंकि संवर्ती सूची में होती है, और संवर्ती सूची में होने का मतलब ये है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह के एक जो यूनिवर्सिटी होती है वो यूजीसी से भी जुड़ी होती है, जो सेंटर की संस्था होती है यूजीसी से जुड़ी होती है, तो कहीं राज्य के छात्रों को या शिक्षकों को इस तरह के टकराव से नुकसान तो नहीं होगा, इसकी छानबीन की जा रही है। और ऐसी परंपरा पिछले दिनों भी देखी गई है कि अगर राज्य सरकार ने कोई इस तरह का कानून बदला जिसके कि ओवरऑल जो सिचुएशन है स्टेट का या सेंटर के साथ रिलेशंस पे कोई असर पड़ता है, तो उसको राज्यपाल या तो उसको 2 बार खारिज कर सकते हैं, फिर से विधानसभा में भेज सकते हैं। उसके अलावा वो राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें अपने पास थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। एक बार गुजरात में ऐसा हुआ था एंटी टेरर लॉ के मामले में, जिसमें कि यूपीए सरकार के समय 2 बार जब गुजरात सरकार ने भेजा था सेंटर के पास एंटी टेरर लॉ, तो वहां से नहीं पारित हुआ, वहां राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी थी। तो इस तरह की स्थिति है जिसमें कि एक साफ साफ ये झलकता है
कि एक टकराहट की स्थिति पैदा हो रही है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, जिससे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको अवॉइड किया जाना चाहिए छात्रों के व्यापक हित में और शिक्षकों के व्यापक हित में, और जो छात्रों को और जो सुविधाएं मिलती है पूरे केंद्र सरकार के माध्यम से उस पर भी असर पड़ सकता है। इस बात को केंद्र राज्य सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। सुबह पूछताछ के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी साथ थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में ईडी के मुख्यालय पहुंचे और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। राहुल गांधी को दोपहर लंच के लिए ईडी मुख्यालय से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी और भोजनावकाश के बाद वो फिर ईडी के सामने पेश हुए। समझा जा रहा है कि राहुल गांधी ने धन शोधन रोकथाम कानून की धारा 50 के तहत अपना बयान लिखित रूप से दर्ज कराएंगे और जांच एजेंसी ने इसी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और साथ ही गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है, ताकि यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेन देन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझा जा सके। इसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए आज बड़ा कदम उठाया। मंत्रालय ने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के ज्यादातर हिस्सों में अवैध है और ये उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है। इसने ऑनलाइन विज्ञापनों, मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने की सलाह दी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों, प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक होते हैं। भारत कभी किसी देश के साथ युद्ध नहीं चाहता और आज तक उसने किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित संयुक्त असैन्य सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करता है, लेकिन भारतीय सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उपकरण बड़े पैमाने पर देश में ही निर्मित किए जा रहे हैं। भविष्य में भारत को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग लेने के लिए यहां इस एकेडमी में आते हैं कि मानिए कि आप किसी एकेडमी, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बैठे हैं, बल्कि किसी आप तीर्थ स्थान पर यहां पर बैठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की भविष्य में आपको जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, तो सेवा का काम है, जनता की सेवा का काम है, देश की सेवा का काम है। सेवा के काम के लिए समर्पण भी होना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वर्तमान चुनौतियों के दौर में विश्व व्यापार संगठन को सबल संदेश देना होगा कि धनी और विकसित देश विकासशील और कम विकसित देशों की मदद के लिए आगे आए। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G33 देशों की बैठक में पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन को गैर व्यापारिक मुद्दों को लेकर विकासशील देशों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और स्त्री पुरुष समानता जैसे मुद्दे कानूनी रूप से अन्य अंतर सरकारी संगठनों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। भारत का जो पक्ष है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे मछुआरों का क्षेत्र हो, चाहे वो ई कॉमर्स का मॉरेटोरियम हो, या WTO का इस भीषण महामारी के सामने जो चुनौती रही है विश्व की, उसके ऊपर जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो विषय हो, इन सभी विषयों के ऊपर भारत ने अपनी बातें रखी हैं।
बात कोविड अपडेट की करेंगे। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,084 नए मामले सामने आए हैं और देश में संक्रमण की दैनिक दर करीब 4 महीने बाद 3% के पार पहुंच गई है। देश में कोविड के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 47,995 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.11% है। पिछले 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,482 की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.68% है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 3.24% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड रोधी टीकों की 195 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। यह आंकड़ा 195.19 करोड़ से ज्यादा है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या है पंचायत में सफाई और पानी के इंतजाम? कैसे सोलर से होते हैं पंचायत के कामकाज? कैसे पूरा होगा ओडीएफ के बाद अब हरित पंचायत का सपना? देखिए भव्य, विशाल, अद्वितीय, मंगलवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mithal, on Healthy India, only on Sansad TV. और खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सैन्य स्कूल वास्तव में देश की पहचान, विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सभी राज्यों के कैडेट शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती संख्या की तारीफ भी की। ओडिशा में बिक्रम केशरी अरूक को विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बिक्रम अरूक को ध्वनिमत से निर्विरोध चुना गया। कुछ दिन पहले सदन के तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रो ने पद से इस्तीफा दिया था। शिवसेना के विधायक सुहास कांदे ने चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें आयोग ने पिछले हफ्ते हुए राज्यसभा चुनाव में उनके वोट को अमान्य घोषित कर दिया था। चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के 10 दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्य विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उन्हें मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों, विधायकों और बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में विधानसभा सभागार में पद की शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के ढिम कटारू में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। कर्नाटक विधान परिषद की 4 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने चारों निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि जनता दल एस ने उत्तर पश्चिम स्नातक क्षेत्र को छोड़कर अन्य 3 क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मतगणना बुधवार को होगी। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित जिलों में कुछ इलाकों में छिटपुट विरोध प्रदर्शनों के बीच स्थिति सामान्य है। इन इलाकों में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। स्थानीय कारोबारियों ने इलाके में 72 घंटे के बंद का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की है और 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
राज्य के 8 जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शर्मा की कथित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे। गुजरात के मोरबी जिले में जबरदस्त बारिश के बाद एक दीवार गिरने की घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की, जबकि जिले के झिकियारी गांव में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां भीषण गर्मी के कारण 26 जून तक और 10 दिनों के लिए बढ़ा दी हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि छात्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बात शेयर बाजार की करेंगे। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 1457 अंक का गोता लगाकर बंद हुआ। अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़कर 4 दशक के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ फेडरल रिजर्व की नीतिगत दर में बड़ी वृद्धि की आशंका से बाजार नीचे आया। बीएसई सेंसेक्स 1456.74 अंक यानी 2.68% की गिरावट के साथ 52,846.70 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 427.40 अंक यानी 2.64% की गिरावट के साथ 15,774.40 अंक पर बंद हुआ। वहीं विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया लगभग 20 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 78.13 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया। एशियाई मुद्राओं के कमजोर होने और विदेशी पूंजी की बाजार से सतत निकासी से भी रुपया प्रभावित हुआ है। खाने का सामान सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति मई महीने में घटकर 7.04% पर आ गई। हालांकि ये पिछले लगातार 5 महीने से भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 7.79% पर थी। पिछले साल मई में खुदरा मुद्रास्फीति 6.3% थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मई 2022 में घटकर 7.97% रही, तो पिछले महीने 8.31% थी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू कल मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों के साथ मंगोलिया में है। ये पवित्र अवशेष गंदन मठ के परिसर में स्थित बट्सगांव मंदिर में प्रदर्शित किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को शांति का संदेश दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच मैत्री संबंध बहुत पुराने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में मंगोलिया की यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और मजबूत हुए हैं। मंगोलिया की सरकार के अनुरोध पर संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को मंगोलिया ले जाने की अनुमति दी। आखिरी बार इन अवशेषों को 2012 में श्रीलंका में प्रदर्शन के लिए देश से बाहर ले जाया गया था। धार्मिक आध्यात्मिक जोड़ ऐसा है कि हमको अपने बहुत पास मानते हैं वो, इसलिए जो बुद्ध का अवशेषों का यहाँ लाना बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर और 11 दिन यहाँ रखेंगे, उसमें यहाँ सभी श्रद्धालुओं को यहाँ आके इसका दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस दृष्टि से भी बहुत खास है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। कुवैत सरकार ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों के विरोध में प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने और उन्हें निष्कासित करने का फैसला किया है। खाड़ी देश के कानूनों में ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है। अरब न्यूज में प्रकाशित एक खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के बाद फहाहील इलाके में प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है और उनके देश वापस भेजने के लिए निर्वासन केंद्र ले जाने की प्रक्रिया में है और उनके फिर से कुवैत आने की अनुमति नहीं होगी। देश के कानूनों के अनुसार खाड़ी देश में प्रवासियों के धरना या प्रदर्शन करने की मनाही है। वहीं श्रीलंका में खाद्य संकट बना हुआ है। कोरोना महामारी से पहले 2.2 करोड़ आबादी में से करीब 10% खाद्य सुरक्षा मुद्दों से जूझ रहे हैं। आर्थिक पाबंदियों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध से स्थिति और बिगड़ी है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि देश की करीब 1/3 आबादी को खाने के सामान के मामले में सहायता की जरूरत है। श्रीलंका में जरूरी खाने के सामान और पोषक पदार्थों की कमी है।
जनगणना और सांख्यिकी विभाग के अनुसार 2019 के अंत तक श्रीलंका की 9.1% आबादी के पास जरूरी खाद्य पदार्थों की कमी थी। इसमें से 2 लाख लोग भूखमरी के कगार पर हैं। रूस के कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन क्षेत्र में क्रेमलिन द्वारा तैनात किए गए अधिकारियों ने रूस दिवस मनाया और एक शहर के उन निवासियों को रूसी पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया जिन्होंने उसके लिए अनुरोध किया था। रूस देश के कब्जे वाले हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खैसों शहर के एक बड़ी चौक पर रूसी बैंड ने रूस दिवस मनाने के लिए प्रस्तुति भी दी। सोवियत संघ के विघटन के बाद एक संप्रभु देश के रूप में रूस के उदय को चिन्हित करने के लिए रूस दिवस मनाया जाता है। जापोरिजिया में तैनात रूस के अधिकारियों ने मेलिटोपोल शहर में एक रूसी झंडा भी फहराया। क्रिकेट की दुनिया से खबर है। क्रिकेट की ही सबसे महंगी लीग के रूप में मशहूर आईपीएल ने अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लीग के मामले में इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी लीग के मामले में दूसरे पायदान पर कब्जा जमा चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी और डिजिटल राइट्स बिक गए हैं। साल 2023 से लेकर 2027 तक के लिए ये राइट्स 2 अलग अलग कंपनियों ने 44,075 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। यानी ये साफ है कि अब टीवी पर आईपीएल अलग चैनल और डिजिटल पर अलग ऐप और वेबसाइट पर नजर आएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कोविड पाबंदियों के चलते करीब 2 साल बाद बोलीविया के सबसे बड़े त्योहार का आयोजन किया गया। ला पाज शहर में रंगीन और चमकीले परिधानों में लोगों ने जुलूस निकाला। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस उत्सव की झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।